करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं साथियों कि ये बुक जो है क्लास 10th की है और इसमें हम लोग थर्ड चैप्टर को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। और यह एक भाषण है और यह भाषण किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भाषण दिया गया है मैक्स मुलर के द्वारा। इसके पहले हमने 2 वीडियोज अपलोड कर दिया है, जिसमें पहला चैप्टर हमने आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताया था और दूसरा चैप्टर हम लोग 20 के दाग के बारे में पढ़े हुए थे। और आज इसी पुस्तक का गोधूली भाग 2 क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है, इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं तीसरा जो चैप्टर है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में, बने रहिए हमारे साथ। उन तमाम चीजों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है और चीजें बिल्कुल आपको आसान भाषा में एकदम सिंप्लीफाई करके मैं समझाने का प्रयास करूंगा और सारी चीजें एकदम आपकी क्लियर हो जाएगी। हर प्रश्न आपकी मुट्ठी में होगा, आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगी। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं टू दी पॉइंट की। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ के लेखक का परिचय जानते हैं। तो साथियों हमने आपको बताया था कि किसी भी एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहला होता है लेखक का परिचय, दूसरा होता है पाठ का समरी, तीसरा होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और चौथा होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। इन 4 चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज जो हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये फ्रेडरिक मैक्स मुलर कौन है? तो ये फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, ये जो आपका पाठ है, जिस पाठ का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखें, इसी के ये क्या है? लेखक है। और इन्हीं के परिचय के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों आपको बता दें कि जो विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे कि जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म? फ्रेडरिक मैक्स मुलर का। तो इनका नाम पूरा फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, लेकिन कहीं कहीं पे शॉर्ट में इनको मैक्स मुलर भी हम लोग बोल सकते हैं। आपको बता दें कि जब ये 4 वर्ष के थे ना, मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, तो इनके पिता, जिनका नाम था विलहेल्म मुलर, पिता का नाम क्या था? तो साथियों पिता का नाम था विलहेल्म मुलर। विलहेल्म मुलर कौन थे? तो मैक्स मुलर के पिताजी थे। और 4 वर्ष की उम्र में इनके पिता इनको छोड़ करके चले गए, इनके पिता नहीं रहे। और पिता के निधन के बाद जो इनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी ना साथियों, ये बहुत ही दयनीय हो गई थी। मतलब समझ लीजिए कि जिस परिवार में पिता ही क्या होता है, पिता ही सहारा होता है, और उस परिवार में पिता नहीं होता है ना साथियों, तो उस घर के बच्चों को बहुत ही कष्ट से पढ़ाई करना पड़ता है। माँ बाप एक घर के समान होते हैं साथियों। अगर आप में से कोई ये पूछता है ना कि आप मम्मी और पापा में से किसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसका आंसर देना, इसका उत्तर देना बहुत ही कठिन है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं ना साथियों, तो पिता अगर घर का दीवार है, अगर पिता घर के अंदर का जो बीम है, स्तंभ है, तो मां छत होती है। अब आप बताइए कि क्या आप छत के बिना रह सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर छत नहीं होगा तो आपको बारिश, आपको धूप, आपको ठंडी, इन तमाम चीजों का सामना करना पड़ेगा। और यदि साइड साइड में दीवार नहीं होगा तो फिर आपका जो छत होगा वो ऊपर नहीं टिक पाएगा। इसलिए जैसे घर में स्तंभ, बीमा का होना जरूरी होता है और छत का होना भी जरूरी होता है, वैसे हमारे जीवन में माँ बाप का इंपॉर्टेंस होता है। तो जरा सोचिए कि जब मैक्स मुलर साहब नहीं रहे, इनके पिताजी इन्हें 4 वर्ष की आयु में छोड़कर चले गए, तो इनको कितना कष्ट हुआ होगा, आर्थिक कितनी तंगी हुई होगी। आर्थिक तंगी का मतलब हो गया रुपया पैसा से संबंधित तंगी को। लेकिन इन्होंने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, और इन्होंने अपने पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया। और आपको बता दें साथियों कि आगे चल करके स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को विद्वानों का विद्वान, वेदांतियों का वेदांती कहा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में अगर आप समस्याएं बताएंगे तो अनेकों समस्याएं बता सकते हैं, लेकिन उन समस्याओं में आपको अवसर निकाल करके और आपको पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये अगर आपने ठान लिया तो जीत होगी, और मान लिया तो हार होगी।
अब आगे हम लोग समझते हैं साथियों कि पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो गई थी। आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। किसकी आर्थिक स्थिति? तो मैक्स मुलर साहब की। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। पढ़ाई के साथ इन्होंने कोई कंपैरिजन, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और आपको बता दें कि बचपन में ही वे संगीत के प्रति इनकी बहुत प्रेम थी। ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा जैसे अनेक भाषाओं में ये निपुण हो गए थे। ये निपुण शब्द दिख रहा है ना साथियों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बोलते हैं। एक्सपर्ट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? निपुण बोलते हैं या दक्ष बोलते हैं। तो ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा में और संस्कृत भाषा में ये काफी ही क्या थे? एक्सपर्ट थे, निपुण थे, दक्ष थे, माहिर थे। साथ ही साथ इनको लैटिन भाषा भी आती थी। लैटिन भाषा में इन्होंने कई कविताओं को लिखा। और आपको बता दें साथियों कि 18 वर्ष की जब उम्र इनकी हुई, कितने वर्ष की उम्र हुई? 18 वर्ष की जब इनकी उम्र हुई तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में, किस विद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है, उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। आप समझिए कि मैक्स मुलर साहब रहने वाले हैं कहाँ के? जर्मनी में। लेकिन इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन क्या कर दिया? आरंभ कर दिया। और 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। सन 1994 में उन्होंने हित उपदेश जो है इस पुस्तक का जर्मन भाषा में क्या किया? अनुवाद प्रकाशित किया। जरा समझिए कि जिस व्यक्ति को इतनी कठिनाइयां आई लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया और एक दिन इन्होंने इतना विद्वता हासिल की कि स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। अब आपको बताएं इस समय उन्होंने कठ और केन, ये दो उपनिषद का नाम है साथी। कठ और केन क्या है? उपनिषद है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि कठ और केन क्या है? उपनिषद है। इस उपनिषद का इन्होंने जर्मन भाषा में, किस भाषा में? जर्मन भाषा में पद अनुवाद किया। जर्मन भाषा में इस उपनिषद का पद क्या किया? अनुवाद किया। और साथ ही साथ मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है, इनकी भी जर्मन भाषा में इन्होंने पद अनुवाद किया। मतलब ये बहुत ही अच्छे ट्रांसलेटर भी थे जिनको अनेक भाषाओं का क्या था? ज्ञान था। भाषा क्या होती है? भाषा संचार की वह माध्यम होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को किसी से क्या करता है? व्यक्त करता है। तो इन्होंने बहुत सारे उपनिषद को, बहुत सारे कविताओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेटर का इन्होंने काम किया। क्योंकि कोई भी चीज अपनी भाषा में ना बहुत बेहद समझ में आती है। अपनी भाषा में कोई चीज जब आप पढ़ेंगे, चाहे वो कोई कहानी हो, कोई कविता हो, कोई भी चीज आप अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए इन्होंने अनेक चीजों का जर्मन भाषा में पद अनुवाद किया ताकि इनके देश के लोग उन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकें। आपको बता दें कि उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर जो इंग्लैंड की महारानी, जिसका नाम, जिनको सम्राज्ञी विक्टोरिया के नाम से जाना जाता था, इन्होंने 1868 ईस्वी में उन्हें आर्सबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान मतलब भाषण देने के लिए, ठीक है, आमंत्रित किया। अब समझिए कि कितना प्राउड का मोमेंट होगा कि अगर कोई व्यक्ति कहीं का जो सम्राज्ञी है, सम्राज्ञी क्या होता है? तो जो सम्राट होता है, सम्राट की पत्नी को सम्राज्ञी कहा जाता है। सम्राट की पत्नी को सम्राज्ञी, जैसे राजा रानी होता है ना, वैसे सम्राट और सम्राज्ञी होता है। तो जो महारानी विक्टोरिया थी, इनसे इतनी प्रभावित हुई कि इनको नाइट की उपाधि दी। नाइट क्या है? जैसे उपाधि है। जैसे किसी को कोई पुरस्कार मिलता है, जैसे पद्म श्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, जैसे आपको जो है भारत रत्न मिलता है, या नाइट की उपाधि हो गया, केसरी की उपाधि हो गया, बापू का उपाधि हो गया। अब जैसे महात्मा गांधी को ही ले लीजिए, सुभाष चंद्र ने उन्हें बापू की उपाधि दिया था और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। तो इस तरह से इनको नाइट की उपाधि मिली, किंतु उन्हें जो है ना यह पदवी बहुत ही तुच्छ लगी। मतलब देखिए अब होता क्या है ना, कुछ लोग अपने गुण से किसी पद को जो है ना उसकी मर्यादा को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा ज्ञान है, उनके पास जानकारियां बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको कोई तुच्छ पद मिलता है तो फिर उनके ज्ञान से वह पद जो होता है मतलब बहुत ही छोटा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे उनको बहुत ही छोटा पद लगा, इसलिए उन्होंने इसे क्या किया? अस्वीकार किया। इसे उन्होंने क्या किया? अस्वीकार किया। ठीक है। उन्होंने इस पद को क्या किया साथियों? अस्वीकार किया। नाइट की पद इनको बहुत ही तुच्छ लगी, इसलिए इन्होंने इस पद को क्या किया? अस्वीकार किया। भारत भक्त,
आपको बता दें कि मैक्स मुलर एक तरह से भारत के भक्त थे। जिस तरह से आप भगवान के भक्त होते हैं, उस तरह से मैक्स मुलर भारत के भक्त थे। कारण क्या था साथियों? कारण ये था कि भारत का जब इन्होंने भ्रमण किया और भारत की वास्तविकता को जब इन्होंने जाना, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, वनस्पति जगत का क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्र में इन्होंने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना है। ये कहते हैं कि अगर आपको स्वर्ग की अनुभूति करना है, आप भारत का भ्रमण कर लीजिए। भारत भ्रमण मात्र से आपको स्वर्ग की शौक क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। कभी कोई पड़ोसी जो होता है ना साथियों, किसी की बड़ाई नहीं करता है। पड़ोसी में केवल आपकी बुराइयां दिखाई देती है। पड़ोसी कभी नहीं कह सकता है कि आपका पुत्र या आपका भाई या आपका बेटा जो है हर गुण से संपन्न है। उसमें आपकी केवल बुराइयां दिखाई देती है, अच्छाइयां दिखाई नहीं देती है। अपना पुत्र सभी को प्यारा और दूसरा का पुत्र मारा मारा। लेकिन जरा समझिए कि मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले हैं, लेकिन ये भारत के भक्त हैं, भारत के अनुयायी हैं। क्यों? क्योंकि भारत में वो विशेषता है, भारत में वह गुण है कि भारत में जो भी आया है वो यहाँ से प्रभावित होकर के गया है। क्योंकि भारत अपने आप में एक ऐसा बगान है, एक ऐसा फुलवारी है, एक ऐसा उद्यान है जिससे किसी को जाने का मन नहीं करता है। भारत अपने आप में एक जगत गुरु है, लेकिन यह जगत गुरु कब होगा? जब हमारी सोच उस तरह से उत्तम कोटि का होगा कि हमारे यहाँ आने वाले तमाम जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, अगर उनके साथ हम अच्छा पेश आएंगे, अच्छा अगर उनके साथ बिहेव करेंगे, तो हमारे ज्ञान, हमारे विचार का क्या होगा? संचार होगा अलग देश में, और हर देश हमें क्या करेगा? सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो आपको बता दें कि मैक्स मुलर साहब के अंदर भारत के प्रति क्या था? अगाध प्रेम था, और इसलिए इनको भारत का क्या कहा गया है? भक्त कहा गया है। भारत के ये क्या थे साथियों? भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, संस्कृत के प्रति इनको बहुत ही प्रेम थी, वेदों के प्रति अगाध आस्था थी, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो। ये जो वेद है हमारे, जो पुराण है हमारे, जो महाकाव्य है हमारे, इनके प्रति अगाध आस्था थी, अपार उसके प्रति इनका विश्वास था। और बता दें कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर का अगर हम निधन की बात करें तो अंततः जो है 28 अक्टूबर सन 1900 में ये हमें छोड़ करके चले गए। तो इनकी तमाम चीजों को हम लोग समझेंगे कि इन्होंने भारत को जब देखा, समझा, यहाँ की स्थिति परिस्थिति से जब ये अवगत हुए, तो समस्त संसार को, समस्त विश्व को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। इन्होंने भारत में वो कौन कौन सी चीजें देखी जिसको देख करके ये भारत के भक्त बन गए थे और संस्कृत अनुरागी बन गए थे। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है। इसमें पहला चैप्टर गोधूली भाग 1 में आपको पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ना है, जिसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। दूसरा विष के दांत पढ़ना है, नलिन बिलोचन शर्मा है। तीसरा आपको जो पाठ पढ़ना है, भारत से हम क्या सीखें, ये आपके लेखक जो है मैक्स मुलर हैं। चौथा जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और इसके बाद पांचवा जो चैप्टर है, जिसका नाम जो है, पांचवा जो चैप्टर जिसका नाम क्या है, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि है, उसके लेखक गुणाकर मूले हैं। और ये समस्त चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें चीजों को, एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न से हम लोग वंचित नहीं रहे, और एकदम एग्जाम में प्रश्नों को फाड़ करके आए, क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से बना करके आए। इसी प्रयास के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक सारी चीजों को अच्छे से पहुंचाया जाए। आप भी मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि मैं इन चीजों को अपलोड करता रहूं। आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि सर इस प्रकार की वीडियोज आप अपलोड करते रहिए। तो आइए साथियों, यहाँ पे देखते हैं भारत से हम क्या सीखे। गोधूली भाग जो 2 है, इसका ये तीसरा क्या है, पाठ है, भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ का हम लोग यहाँ पे सारांश देखेंगे। सारांश को समरी कहा जाता है, और समरी देखेंगे। पहला प्रश्न तो यही पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे। यह जो पाठ है वो कौन सी विद्या है, कौन सी विद्या है। तो आप याद रखेंगे कि ये भाषण का एक अंश है, भाषण का ये अंश है। इस भाषण को भारतीय सिविल सेवा के चयनित जो युवा अंग्रेज अधिकारी लोग थे, ठीक है, उनको प्रशिक्षण देने के लिए मैक्स मुलर साहब द्वारा दिया गया था। और यह क्या है, भाषण है। और भाषण के उपरांत इन्होंने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। इन्होंने भारत का इतना सुगमता पूर्वक इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, कि एक दिन ये कहने पे मजबूर हो गए कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक
सौंदर्य से परिपूर्ण कोई देश है, उस देश का नाम क्या है? भारत है। इन्होंने कहा कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से कौन सा देश परिपूर्ण है, तो वह देश क्या है साथियों? वह देश भारत है, जो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। पश्चिम जगत में भारत के संबंध में यदि सही एवं दृष्टि के प्रणेता विश्व विख्यात फ्रेडरिक मैक्समुलर का पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, भाषा, कला, कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किया। इन्होंने जो भी बात कहा है ना साथियों, ये अपने पठन पाठन अध्ययन के आधार पर कहा है, फैक्ट के साथ चीजों को कहा है। ऐसा नहीं है कि हवाई में बोल रहे हैं कि भारत जो है अपने आप में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। इन्होंने भारत को पढ़ा है, बहुत गहराई से इसके बारे में जाना है, और उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो भारत है वह किसी भी क्षेत्र में विश्व में पीछे नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया के सामने इन्होंने स्पष्ट किया, और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद ने ही इन्हें वेदांतियों का क्या कहा? वेदांती कहा। ये आप याद रखिएगा कि मैक्स मुलर साहब को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा। आपको बता दें कि वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने कहा काले गोरे का फर्क नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमें, हमें प्यार निभाने आता है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां नर नर में है राम, यहाँ नारी नारी में सीता है। इतना आदर जहां नदियों को माता कह के बुलाते हैं, इंसान की बात तो दूर है यारो, भारत में पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस देश ने मुझे जन्म दिया, ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। और इतना कहने पर अमेरिका की शिकागो में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, और उस शख्स ने कहा कि जो मैक्स मुलर साहब हैं वो वेदांतियों के वेदांती हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि थाउजेंड्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स नॉलेज इज इक्वल टू द नॉलेज ऑफ स्वामी विवेकानंद। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैक्स मुलर साहब वेदांतियों की क्या है? वेदांती हैं। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है साथियों। और मैक्स मुलर साहब में वो बात थी, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। और प्रश्न पूछता है कि मैक्स मुलर साहब को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? ये बात आप याद रखेंगे साथियों। कहते हैं ना कि सर्वविध संपदा, किसी भी संपदा की बात हो, कृषि का बात हो, प्राकृतिक सौंदर्य का बात हो, हर अगर क्षेत्र में कोई देश आगे रहा है तो उस देश का नाम भारत है। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अगर देश आप मुझसे पूछेंगे, उस देश का नाम क्या है? भारत है। जहां पे भूमंडल पे ही, धरती पर ही अवलोकन करने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि वह देश भारत है, जहां पे भूतल पे ही स्वर्ग की छट्टा जो है निखर रही है। इन्होंने भारत को स्वर्ग से तुलना किया है, और इन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछेंगे कि स्वर्ग कैसा होता है, तो आप जा करके भारत का भ्रमण कर लीजिए, भारत के लोगों से मिलिए, भारत की तमाम चीजों को जानिए, आपको पृथ्वी लोक पे आपको स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगा। ऐसा किसने कहा? जैसे मैक्स मुलर साहब ने कहा कि भूतल पर ही अगर स्वर्ग, आपको स्वर्ग की अनुभूति करना है तो वह देश, जिस देश में आप स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं, वह देश भारत है। यदि यूनानी से, रोमन से और सेमेटिक जातियों की, यहूदी की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करने वाले हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों, अगला जीवन तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा, भारत का ही नाम लूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? भारत जहां पे कहते हैं जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये ऐसे ही नहीं कहा गया दोस्तों, इसमें सच्चाई है, गहराई है, और इसको सच्चाई के अरहन पे परखा गया है, और फिर बताया गया है कि भारत वह भूमि है जहां पे भूतल पे ही आपको स्वर्ग देखने को मिल जाएगा। जहां डाल डाल पे चिड़िया
सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपको पर्याप्त क्या मिल जाएंगे, अवसर मिल जाएंगे। आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तलाश है, आप भारत का भ्रमण कर लीजिए। आपकी रुचि, आपकी इंटरेस्ट जो है किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विशेष क्षेत्र में हो, तो एक बार आप भारत आइए। चाहे विकास की बात हो, चाहे पोषण की बात हो। पोषण का मतलब खाना पीना, खाना पीना, खाने पीने की प्रक्रिया को ही दोस्तों पोषण कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपको यहाँ पे 300 प्रकार के व्यंजन मिल सकते हैं। 300 प्रकार, 56 भोग छोड़िए ना, 300 प्रकार के, नाना प्रकार के आपको यहाँ पे खाने पीने के व्यंजन जो है उपलब्ध हो सकते हैं। यह देश कह रहा है कि यदि आप भू विज्ञान में अभिरुचि रखते हो तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है, एक ऐसा फुलवारी है, एक ऐसा बगीचा है जहां पे आपको हर तरह के पुष्प, हर तरह के फल, फूल, वृक्ष, नानाविध प्रकार की चीजें आपको उपलब्ध हो सकती हैं। अगर आप हकर्स की बात करें, हकर्स कौन थे साथी? हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। वो अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीव जंतु विज्ञान में है, बोटनी में है, जूलॉजी में है, तो अध्ययन में है, तो आपका ध्यान श्री हेकल, ये कौन थे? ये जंतु वैज्ञानिक थे, जीव जंतु वैज्ञानिक थे, श्री हेकल। जबकि जो हकर्स थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। आप देखेंगे साथियों कि जो जीव विज्ञान होता है, जिसको आप बायोलॉजी कहते हैं ना, तो बायोलॉजी क्या होता है? बायो का अर्थ होता है लिविंग क्रिएचर और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। तो स्टडी अबाउट लिविंग क्रिएचर इज कॉल्ड बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज नोन एज द नेम ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी। और बायोलॉजी को दो बड़े पैमाने पे बांटा गया, जिसमें एक आपका पादप जगत जिसको प्लांट किंगडम कहा जाता है, और एक एनिमल किंगडम जो जो आपका एक जूलॉजी हो जाता है और एक बोटनी हो जाता है। तो इस दोनों क्षेत्र में भारत ने एक, और समझ लीजिए कि एक शीर्ष को हासिल किया है। और आपको बता दें कि कलांतर, भारत के कलांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र से मोती भी बने रहे हैं। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक ऐसा जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, प्राचीनतम चीजों के प्रेमी हैं, और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के लिए आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, आपको बता दें कि जो खिलजी था ना, उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? आग लगा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय था साथियों, जहां पे 10,000 विद्यार्थियों को एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था थी। आपको बता दें कि देश दुनिया से, विश्व के हर कोने कोने से जो लोग ज्ञान को हासिल करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया करते थे, और जहां की सभ्यता को खिलजी ने क्या कर दिया? आग लगा दिया और नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया। कह रहा विश्वविद्यालय चलिए आगे समझते हैं। कह रहा है कि बिहारों की विध्वंस अवशेषों को खोद निकालने की आपका फावड़ा आतुर हो चुकेगा। आप बिल्कुल क्यूरियस हो जाएंगे इन चीजों को जानने के लिए कि भारत एक विशाल देश जो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडियन, शंको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्कों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। देवत विज्ञान यानी देवता विज्ञान, इस जो स्पिरिचुअलाइज्म होता है, पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। तो आपको बता दें कि भारत में ही तमाम आपको देवी देवता देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो दुर्गा हो या काली हो या शेरावाली हो, कोई भी देवी देवता जिसका अगर आप निवास स्थान पूछेंगे तो आपको भारत भूमि ही दिखाई देगा। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण
नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। तो हम विश्व जगत गुरु हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति जो अपार ज्ञान और क्षमता रखता है, वो साधु संत प्रवृत्ति का होता है, जो मेडिटेशन, ध्यान, योग, तप, तपस्या और कैसे एक दूसरे के साथ जो है अटूट बंधन के साथ हम जीवित रह सकते हैं, कभी हम जोड़ने की बात करते हैं, कभी हम तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पे हिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। हम लोग अहिंसक बन के रहना चाहते हैं, लेकिन मरता क्या नहीं करता। जब हमें बहुत परेशान कर दिया जाता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है किसी से लड़ना, अन्यथा की स्थिति में भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, किसी भी देश से उसको कोई जलन नहीं। लेकिन बहुत सारे देश जो भारत को कमजोर समझते हैं, वो एक बार इस पाठ को मैक्स मुलर के शब्दों में जिस दिन समझ जाएंगे, उनको लग जाएगा कि हम किस प्रवृत्ति के लोग हैं। आप में से कईयों ने भाषाओं को हीन नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत में बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और लय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। आप देखिए भाषा क्या होता है, तो संचार की कह रहा है कि वह माध्यम जिससे मनुष्य अपनी भावनाओं को किसी से क्या करता है, प्रकट करता है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। भारत की भाषा जो हिंदी भाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है, नागरी या देवनागरी लिपि है, तो इसके अक्षरों में स्थिरता है, जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। इसके कारण हिंदी भाषा की एक और विशेषता है कि ये व्याकरण पे क्या है, आधारित है। और व्याकरण क्या होता है कि व्याकरण शिक्षा की वह शाखा होती है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो भारत की भाषा जो है ना, वो व्याकरण पे क्या है, आधारित है, अर्थात उस भाषा में क्या है, शुद्धता है। आप तमाम शब्दों को ले लीजिए साथियों, जो हम लोग लिखते हैं वही चीज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अन्य भाषा में ऐसा नहीं होता है। लिखेंगे कछु और ही और पढ़ेंगे कछु और ही। जैसे यहाँ पे देखिए आवर है, तो इसको हम लोग आवर पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, ओ यू आर को आवर पढ़ते हैं, लेकिन एच इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे आप नाइफ को ले लीजिए, नाइफ को ले लीजिए, इसको नाइफ पढ़ा जाता है, इसमें की साइलेंट होता है, ये क्या होता है, साइलेंट होता है। ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे, जैसे यू, इसको यू पढ़ते हैं साथियों, जिसका अर्थ भेड़ होता है। अब जरा बताइए, इसको भी यू पढ़ते हैं, इसको भी यू पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी जो भाषा है ना, अस्थिर भाषा है, जिसमें कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन भारत की जो भाषा है, हिंदी भाषा, जिसकी लिपि देवनागरी है, यह हर तरह से संपन्न और समृद्ध अस्थायी भाषा है। इसमें जिस चीज को हम लिखते हैं वही चीज पढ़ते भी हैं। समस्याओं का अध्ययन महत्व, अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि विधि शास्त्र, कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसा इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, जर्मनी ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ जो है समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर आप लॉ की तैयारी की है, लॉ, कानून शास्त्र, विधि शास्त्र, या आप जानकार अपने आप को मानते हैं, तो भी आप भारत का अध्ययन कर लीजिए, आपका यह जीवन क्या, अगला जीवन भी सुधर जाएगा। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। संस्कृत में चूहा को मूस कहते हैं, ग्रीक में मूस, जैसे लैटिन में मूस, पुरानी और स्लाविक में माइस और पुराने उच्चतम जर्मन में मूस कहते हैं। एक ही शब्द को अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द से क्या किया गया, नवाजा गया है। मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला कि नहीं दूसरी भाषाओं में असमी जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहां मिल जाएगा। इस प्रकार से भाषा के क्षेत्र में भी भारत जो है अपने आप में समृद्ध है। ये बात कहते हैं मैक्स मुलर, जो जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन भारत की भक्ति और भारत के प्रति संस्कृत के लगाव को इन्होंने कभी अपने हृदय से वंचित नहीं रखा। मैं इसे ही वास्तविक अर्थ में इतिहास मानता हूं, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है।
हम सब पूर्व से आए हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिलता है, और पूर्व की पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा कुछ लाभ उठाया, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद न हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों भरे अपने पुराने घर के ओर जा रहा है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसा ही सुनहरा सपने देख सकते हैं, और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। यानी कि भारत में अनेक अपॉर्चुनिटी है, अनेक यहाँ पे आपको अवसर भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। दो चीजों को हमने कवर किया, पहला चीज लेखक का परिचय, और दूसरा लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। तो सारांश के रूप में एक एक लाइन को बेहतरीन ढंग से हम समझें। ये लिटरेचर है साथियों, साहित्य है, इसको आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पठित पाठ के आधार पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको हम लोग देखेंगे। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? तो आपको बता दें फ्रेडरिक मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखें इसी पाठ के रचयिता है, और यह पाठ क्या है साथियों? यह पाठ एक भाषण है। हमने आपको तीसरा पाठ मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें पहला था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दूसरा 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक हैं मैक्स मुलर, जो जर्मनी में पैदा हुए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न ये है कि जो मैक्स मुलर हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर साहब जो हैं ये जर्मनी के रहने वाले थे, और आपको बता दें कि भारत कहाँ बसता है, ये सवाल है कि भारत बसता कहाँ है? गांव में बसता है, और साथ ही साथ भारत जो है, असल भारत जो है लोगों के मन में बसता है। भारत सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और हम अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं। तो आपको बता दें पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो जरथुस्ट है, ये पारसियों का क्या धर्म है। अब हम रिक्त स्थानों को देखेंगे साथ। रिक्त स्थान क्या कर रहा है? रिक्त स्थान में कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का इन्होंने जर्मन भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। इस चीज को हम लोग देखे थे कहां पे? तो जो हमारा लेखक का परिचय था। मैक्स मुलर को क्वेश्चन पूछेगा किसको? तो मैक्स मुलर को, ठीक है, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? तो वेदांतियों का वेदांती कहा था। क्या कहा था? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वस्तुओं के समान क्या चीज भी मर मिट जाते हैं? तो शब्द भी क्या हो जाते हैं? मर मिट जाते हैं। वस्तुओं के समान शब्द भी क्या हो जाते हैं? मर मिट जाते हैं। कह रहा है ग्रीक भाषा का मूल संस्कृत के मूल शब्द का ही रूप है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो जनरल कनिंघम है वो कौन सी रिपोर्ट तैयार की, या जनरल कनिंघम का महत्व जो है जनरल कनिंघम का जो महत्व है वो क्या है? तो जनरल कनिंघम जो था, ठीक है, ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण के बाद इन्होंने सर्वेक्षण की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट भी क्या किया? तैयार किया। इसके बाद कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स को कहा दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो वाराणसी, ठीक है, वारन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास जो है दारिस नामक सोने के 172 सिक्के मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय शासन चलता था, और ये अच्छी प्रणाली है साथियों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से पंचायती राज में अपनी बातों को पंचायत स्तर पे रख देता है। ठीक है, मैक्स मुलर ने किन विशेषता क्षेत्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया? मैक्स मुलर ने भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, निर्वंश विद्या, पुरातात्विक इतिहास, भाषा आदि विभिन्न क्षेत्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान क्या रखा है? आवश्यक रखा है। तो ये भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, और इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, भारत को लेकर के जो वास्तविकता है साथियों वो होना चाहिए। देखिए कितने अच्छे उदार और कितने अच्छे व्यक्ति हैं, जर्मनी में पैदा हुए, कभी कोई पटीदार का बड़ाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैक्स मुलर ने कितनी
बेहतरीन शब्दों में जो है भारत को बहुत ही अच्छे से क्या किया है, पेश किया है। इसके लिए मैक्स मुलर साहब को तहे दिल से शुक्रिया है और आप सभी को भी शुक्रिया है जो इतने देर तक जो है वीडियो को अंत तक आप देखे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। आप कमेंट करके बताएंगे साथियों आपको वीडियोस कैसी लगी। इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक काम कभी नहीं भूलिएगा साथियों, कमेंट करना। कमेंट से क्या होता है, पता चलता है कि कहाँ कौन सी चीजें आपको बेहतर समझ में आई। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करना है, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करना है, अच्छा और बुरा दोनों कमेंट करना है। तब तो पता चलेगा ना कि आपको कितना बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे जाने की इजाजत दीजिए। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद।